Hello, my dear student. Welcome back in UTCA Children's Academy. We are going to learn last stanza of this poem, Gram Sri, which is written by Sumitra Nandan Pant. So first we will recap last part of this poem, whatever we have learned till now. अब तक हमने समझा है कि कवि गांव की हरियाली को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसका वर्णन अपनी कविता में करता है। गांव में फैली हुई हरी भरी हरियाली कवि को मखमली चादर की तरह लगती है। उस पर पड़ी ओस की बूंदें कवि को चांदी की जाली की तरह प्रतीत होती हैं। ऐसे ही बसंत के मौसम का जादू प्रत्येक जगह पृथ्वी पर बिखरा पड़ा है। पृथ्वी मानो श्रृंगार करके बैठ गई हो किसी दुल्हन की तरह, और सारे पेड़ पौधे, सारी लताएं फल और फूलों से सज गई हैं, जो इस प्रकृति के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही हैं। फसलें पक गई हैं, कुछ फसलों में फल आ गए हैं, कुछ में फूल आ गए हैं। इससे पृथ्वी पर रंग बिरंगा सौंदर्य का जादू फैला हुआ है। वहीं गंगा के तट के किनारे की रेत कवि को सांपों की तरह लगती है, और उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वह सतरंगी होकर चमक उठती है, और उसके किनारे पर की गई तरबूजों की खेती भी इस तट की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। तालाब में अनेक प्रकार के पक्षी भी कवि को आकर्षित करते हैं, जो इस गांव के सौंदर्य को और अधिक बढ़ाते हैं। कोई पक्षी आराम कर रहा है, कोई नदी में तैर रहा है, और इस तरह से कवि आगे वर्णन करता है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब देखिए पहली लाइन, हंसमुख हरियाली हिम आतप। इसमें कवि ने हरियाली को सजीव मान लिया है। उसने कहा हरियाली जो है वो हंसमुख है, अर्थात हंसती हुई प्रतीत हो रही है। हिम अर्थात ओस, बर्फ होता है, बर्फ का पर्यायवाची हिम है, तो हिम का अर्थ है ओस की बूंदें, आतप सूर्य का प्रकाश। सुख से, दोनों ही सुख से अलसाकर सो गए हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी की रात भीगी हुई होती है, ओस पड़ती है, इसमें शरद ऋतु होती है, तो शरद ऋतु में जब सुबह आकर प्रकाश पड़ता है तो दोनों अलसा जाते हैं, अर्थात ये इस समय आनंद उन्हें महसूस होता है। रात की ठंड और सुबह हल्की सी गर्माहट से वो अलसा जाते हैं और सो जाते हैं। और इसमें जो हरियाली है वो हंसमुख अर्थात हंसती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पे हंसना एक मानवीय क्रिया है, जिसको हरियाली में कवि ने मान लिया है, हरियाली में उसका वर्णन कर दिया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। दूसरी पंक्ति में सुख से अलसाए से सोए, तो दोनों सुख से आलस से सो गए हैं। तो ये कार्य तो मानवीय क्रिया मानवों का है ना, फिर भी हम निर्जीव वस्तुओं में उसे मान रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। दिन भीगी अंधियाली में निसिकी, अर्थात जो हरियाली है वो रात की ओस से भीग गई है। निसी मतलब रात होता है, तो रात की ओस के कारण जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, सब ओस से भीगे हुए हैं, और ये सुबह तारक स्वप्नों में सोए खोए, और जो तारे हैं वो स्वप्नों में खो गए हैं। रात भीगी होती है। देखिए इसमें हेमंत की ऋतु का वर्णन किया गया। हेमंत ऋतु शरद ऋतु के अंत में आती है। जब सर्दी की ऋतु समाप्त होती है तब हेमंत की शुरुआत होती है, और हेमंत में बहुत हल्की सर्दी पड़ती है, रातें ठंडी होती हैं, सुबह साफ मौसम होता है, धूप निकलती है, किंतु फिर भी सुबह ठंडी होती है। तो सुबह की ठंड में जब हमें धूप लगती है तो हमारे अंदर भी आलस आता है। वैसे ही कवि ने यहाँ पे अपनी भावनाओं को भी प्रकृति पर आरोपित किया है। तो कवि कहता है कि भीगी अंधियाली में निसिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। और इस भीगी हुई रात में तारे ऐसा लगता है कि स्वप्न में खो गए हैं, क्योंकि वो सो जाना चाहते हैं, उन्हें इतना सुख मिल रहा है।
मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। अब गांव को मरकत का डिब्बा कह दिया गया। गांव कैसा है? मरकत के डिब्बे के जैसा है और खुला हुआ है। तो मरकत एक रत्न होता है, जैसे पन्ना, नीलम, पुखराज इस तरह के नग होते हैं, रत्न होते हैं। तो मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है, वो हरे रंग का होता है। अब गांव में हरी भरी हरियाली बिखरी पड़ी है, प्रकृति हरी भरी है, तो इसीलिए कवि को वो गांव जो है वो पन्ना रत्न की तरह लगता है। इसीलिए कवि कहता है कि गांव जो है वो पन्ना रत्न के डब्बे की तरह है, जिसे किसी ने खुला छोड़ दिया है। और जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और ठीक है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन का अर्थ है कि इसके ऊपर नीले रंग का आसमान आच्छादित है, अर्थात सुशोभित है। अब इस पन्ना रत्न की तरह हरे रंग के ग्राम पर, यानी हरे भरे गांव के ऊपर जो नीले रंग का आसमान फैला है, वो नीलम रत्न की तरह सुशोभित हो रहा है, जिससे इनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। अब ये निरुपम, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, ये जो सौंदर्य है प्रकृति का, ये अद्भुत है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। स्निग्ध है, कोमल, और शांत मतलब शांतिपूर्ण है। इसमें चारों तरफ सन्नाटा है, शांति बिखरी पड़ी है, और इसमें कोमलता है, इसलिए ये बहुत ही आकर्षक लग रहा है और मन को मोह रहा है। निज शोभा से हरता जनमन। और ये जो गांव है, निज का अर्थ होता है अपना, तो ये गांव जो है अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से सबके मन को मोह रहा है। जन अर्थात लोगों के, मन अर्थात मन को। तो ये जो गांव का सौंदर्य है, या गांव है, वो अपने इस अद्भुत सौंदर्य से लोगों के मन को मोह रहा है। नाउ इन पंक्तियों में किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन, हंसमुख हरियाली हिम आतप। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हरियाली को सजीव माना गया है। और दूसरा अलंकार इसमें उपमा अलंकार है, जो इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। इसमें गांव की तुलना मरकत के डिब्बे से की गई है। मरकत का डिब्बा अर्थात पन्ना रत्न। तो इस तरह से यहाँ पे उपमा अलंकार है, वाचक शब्द भी दिया है। तो I hope you understood this poem. Now, see, there are some words with their meanings, important facts about the poem, and question answers. You all complete these all things in your fair notebook. Thank you. Have a good day.